साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्लास में। और आज आपको पता है संडे है, 16 अगस्त है। कल हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, 74th बड़ा दिन था, राष्ट्रीय पर्व था। अब यहां पर हम लोग जो आज संडे के क्लास की बात करते हैं, तो जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है संडे को संडे की पाठशाला हम लोग लेकर आते हैं। और संडे की पाठशाला में हम किसी न किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करे, हमारे जीवन का निर्माण करे, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करे और हमारे गलतियों को इम्प्रूव करके हमारे सभी व्यक्तित्व के चौमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो चलिए, मंडे टू सैटरडे के क्लास के बाद एक रिफ्रेशिंग रिचार्जिंग क्लास के रूप में, कि हम लोग पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, तो हम संडे को फिर एक रिचार्ज क्लास के रूप में इसको लेकर आते हैं, ताकि फिर से हम लोग रिचार्ज हो जाएं और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, स्फूर्ति के साथ अगले वीक की शुरुआत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय एक विशेष स्पेशल वैकेंसी की बात करेंगे आज। और सभी को इस वैकेंसी का पहले से इंतजार था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज न्यूज सबके बीच 2 दिन पहले आया और बिहार सरकार ने बिहार दरोगा की एक नई वैकेंसी लॉन्च कर दी, जिसकी उम्मीद थी कि हम लोग मान रहे थे कि ये वैकेंसी दिसंबर तक आएगी, लेकिन ये अगस्त महीने में भी घोषणा करके सरकार ने युवा वर्ग में एक उत्साह भर दिया। हलचल मचा हुआ है सब जगह और सब चाहते हैं कि दरोगा बन जाएं, वर्दी मिल जाए, 2 स्टार लग जाए, पॉकेट में पिस्टल हो, बुलेट पर सवारी करें और ड्यूटी करें अपनी ईमानदारी से। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो ईमानदारी से ड्यूटी करने की बात आती है, इसमें सभी लोग भटक जाते हैं। लेकिन वो ड्यूटी को प्राप्त करने के लिए पहले तो वहां पहुंचना जरूरी है। तो चलिए हम आज इसी बिहार की नई वैकेंसी की बात करेंगे, बिहार दरोगा की, कि क्या है ये दरोगा की वैकेंसी, क्या एग्जाम का प्रारूप है, सरकार किस प्रक्रिया के द्वारा ये वैकेंसी फिलअप करती है, कैसे हमारा चयन हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन किन को ये एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिहार दरोगा 2020 की अभी की वैकेंसी जो आई है, एक वैकेंसी पहले ही लाइन में लगी हुई है। जो 2019 की वैकेंसी थी, पीटी हो चुका है, मेंस एग्जाम के लिए वेटिंग कर रहे हैं, लड़के वेट कर रहे हैं कि जल्दी से एग्जाम हो जाएगा तो उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, आगे एग्जाम वो भी जल्दी होगा। तो एक पर एक, तो ये ध्यान रखना है कि जो पिछली बार हमने क्लास कराया था ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो जो बच्चे पिछली बार बैठे थे, जो सफल हो गए वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो सफल नहीं हो उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो मान के चल रहे थे कि मेरा नहीं हो पाया, तो अब आपको मौका है कि आप उस पुराने वैकेंसी में जो कमियां रह गई उसको दूर करके इस नई वैकेंसी में अपने उस उत्साह को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये ध्यान रखना है। और जो कर चुके हैं पीटी, मेंस के लिए वेट कर रहे हैं, तो मेंस दे बढ़िया से, और मेंस के बाद आपको एक और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसलिए आपको दुगना उत्साह से, दुगनी एनर्जी के साथ तैयारी में लग जानी चाहिए। दूसरा बात कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम के पैटर्न पर कि एग्जाम है क्या और क्या वैकेंसी में डाला है सरकार ने, और फिर हम बताएंगे कि इस एग्जाम का क्या एस्पेक्ट है, किस तरह से एग्जाम को लेना चाहिए, कौन कौन बच्चे को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, कौन कौन तैयार हैं इस बिहार दरोगा के वर्दी की प्राप्ति के लिए, जो स्टार चाहते हैं कंधे पर लग जाए, सितारे झगमगाने लगे, उसके लिए कौन कौन तैयार हैं, वो जल्दी से जल्दी लाइक करें और मैसेज दे थम्स अप करके कि सर मैं इस बार चूकूंगा नहीं, हर हाल में ये लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। तो चलिए उसी के गाइडलाइन पर हम लोग काम करेंगे। और यहां पर जो आया है, ये हमने लिखा यहां बिहार दरोगा परीक्षा 2020। तो 2020 की वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 3/2020 है। तो ध्यान रखना 2020 का ये बीपीएसएससी का तीसरी वैकेंसी, तो ध्यान रखना है। और इस तौर पर विज्ञापन संख्या 3/2020 है। अब जो विज्ञापन डाला है सरकार ने,
वो एक इलेक्शन के लिए बड़ा संभावना, इसलिए एग्जाम तो हर हाल में होगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ध्यान देना है कि एग्जाम को इलेक्शन से जोड़ करके चुनाव के पहले सरकार ने इसलिए दिया कि युवा वर्ग में एक उत्साह आ जाए और वो चुनाव की प्रक्रिया में जाने से पहले सरकार के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दे। तो ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान दें कि ये जो वैकेंसी आई है उसमें टोटल 2213 पोस्ट है। तो 2213 पोस्ट ध्यान देना है। इसमें ज्यादा जो पोस्ट है बिहार दरोगा का, और बिहार दरोगा का जो पोस्ट वैकेंसी है 1998 1998 सीट एसआई के लिए, जो दरोगा हम जिसको कहते हैं। अब यहां सार्जेंट जो है इसी के इक्विवेलेंट है। अब ये सार्जेंट का पोस्ट 215 है, टोटल मिला देते तो 2213 पोस्ट की बड़ी वैकेंसी। इतनी बड़ी वैकेंसी जल्दी नहीं आती। इसके पहले वाला जो था 2446 पोस्ट, इससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो लगभग उसी के बराबर है 2446 और ये 2213। अब यहां पर ध्यान दें कि ये जो सिलेक्शन होना है, इतने लोगों का तो सिलेक्शन होगा, किसी न किसी को इसमें जाना है, इतने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन का प्रक्रिया से जो गुजरना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो फिर हम लोग इसके पैटर्न पर भी बात करेंगे, कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सके। तो जब ये वैकेंसी की बात आती है तो वैकेंसी का मुख्य प्रक्रिया जो है चयन का, वो 3 फेज से गुजरना होता है। जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको 3 चरण में इस एग्जाम को फेस करना पड़ेगा, और स्टेप वाइज स्टेप, एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों स्टेज जब कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उसी स्टेज की हम बात करेंगे पहले कि क्या क्या सरकार लेती है, और बीपीएसएससी का जो संगठन है वो जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है उसका क्या प्रारूप है। तो प्रारूप बिल्कुल ध्यान रखना है, और आपको सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम के पैटर्न पर करना। तो चलिए इस 3 चरण में यहां प्रथम चरण के बारे में लिखा गया है, जिसको हमने पीटी नाम दिया है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो ध्यान रखना है कि प्रथम चरण में पीटी होगा, और पीटी में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना है, पीटी में कितने अंक का? 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 200 अंक का, मतलब 200 नंबर होंगे और प्रश्न की संख्या 100 होगा। ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि पीटी जो एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान रखना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये मेरिट में नहीं आता है। मेरिट में मतलब इसका नंबर से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। पास करना है आपको हर हाल में। पास का कट ऑफ जितना आ जाएगा, उस कट ऑफ में आ जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं। तो पहला ध्यान रखना। तो 100 नंबर का पीटी, जो 100 क्वेश्चन का जो पीटी होगा 200 नंबर का, मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको अगर सही होता है तो 2 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, इसलिए 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर। पहला चीज ध्यान रखना। अब इस 100 नंबर जो होगा, इस 100 नंबर में जो आपसे सरकार पूछेगी, जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसमें टोटल समान अध्ययन होगा। ये ध्यान रखना है, समान अध्ययन का एक टोटल पेपर लिया जाएगा। एक सिटिंग का 2 घंटे का एग्जाम होगा, और उसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न 200 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन का नंबर 2 दिया गया है, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि समान अध्ययन को 2 भाग में बांटा गया है। एक जिसको जीके जीएस कहते हैं, जीके जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। एक समान अध्ययन तथा समान विज्ञान, 2 सेक्शन है, और प्लस इसमें जो है दूसरा सेक्शन वो है करेंट अफेयर। ये ध्यान रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन में 200 नंबर का 100 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जिसमें समान अध्ययन का पेपर होगा एक, और इसमें एक पार्ट जीके जीएस का होगा, दूसरा करंट अफेयर होगा। अगर जीके जीएस और करंट अफेयर को बांटें तो जीके जीएस लगभग 75 से 80 सवाल पूछा जाए। ये ध्यान रखना, 75 से 80 क्वेश्चन जीके जीएस में, 75 से 80 प्रश्न। जबकि ये जो होगा करंट अफेयर, वो 20 से 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर का हो। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, जो पिछला पैटर्न है एग्जाम का, उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे और उसी के आधार पर आप प्रिपरेशन को करें। अब यहां ध्यान दें कि ये 75 से 80 जो क्वेश्चन है, इसमें जीके जीएस का सभी पेपर है, 7 इसमें 3 पेपर साइंस का, 4 पेपर आर्ट्स का, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन यहां पर क्या करता है, कंफ्यूजन के लिए सरकार जो क्वेश्चन एग्जाम लेती है, तो कभी कभी 5 से
10 सवाल मैथ का भी डाल देती है, जैसे पिछले बार डाला गया। इसका कोई सिलेबस में नहीं है, इसका मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में कि मैथ पूछा जाएगा, लेकिन इस बार 5 सवाल मैथ से भी पूछा गया था। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज या समान अध्ययन का मतलब ही होता है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसमें बाउंडेशन नहीं है, वो छोटा मोटा मैथ समान अध्ययन ही होता है। इसलिए इस बार सरकार ने बच्चों को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए 5 से 10 सवाल का एक रेंज है, इसमें पूछा जाता है, बाकी यही पैटर्न है। अब इसमें कितना क्वेश्चन कौन पूछेगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आगे चलें, तो जब इसमें कट ऑफ आ जाए, तो कट ऑफ लाने के लिए एक मिनिमम कट ऑफ होता है, जो क्वेश्चन के पैटर्न पर पता चलता है कि कितना आ सकता है, कितना पर। जो मैंने पिछले बार कट ऑफ घोषित किया था, एग्जैक्टली वो कट ऑफ मैच किया था। आज भी वो वीडियो मेरे पास आया, यूट्यूब पर डाला गया था। तो जिन्होंने देखा है, जो क्लास किए हैं, उनको पता होगा कि नहीं, रोशन सर ने जो बोला था वो बिल्कुल एग्जैक्टली कट ऑफ सही था। वो क्वेश्चन देखने के बाद पता लगता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कितना पर कट ऑफ जा सकता। लेकिन फिर भी हम एक आकलन कर देंगे जिसके हिसाब से आप के लिए आसान हो जाएगा तैयारी करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस एग्जाम में जो 100 प्रश्न है 200 नंबर का, इसमें एक चीज है कि यहां पर निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है निगेटिव। और निगेटिव में मैक्सिमम लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि कितना निगेटिव होता है, निगेटिव ले ना ले, क्वेश्चन अटेम्प्ट ले ना ले, जितना था उतना ही बनाए, या सभी को हम अटेम्प्ट ले ले, और यही उनको एग्जाम से बाहर कर देता। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और निगेटिव जो है वो 0.2 नंबर है एक प्रश्न के लिए। एक प्रश्न गलत होगा तो 0.2 नंबर काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा? 0.2 नंबर। जो आप सही करके नंबर लाए उसमें से कट जाएगा। मान लिया आपका सही करके 10 नंबर आ गया है, 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, 10 नंबर आ गया, और 11वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन गलत हो गया, 5 के बाद छठा गलत हो गया, तो 10 नंबर में से 0.2 नंबर घट जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 9.8। तो ये 0.2 है। एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन है कितने का? 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। हमने कहा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और आपका कटा गया 0.2। मतलब क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी 10 सवाल बनाता है, 10 प्रश्न सही कर देता है और एक प्रश्न गलत कर देता है, 10 प्रश्न सही करे और एक प्रश्न गलत करे, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि 10 प्रश्न सही करता है और एक प्रश्न गलत करता है, तो कितना मार्क्स कटेगा? तो 10 प्रश्न सही करेगा तो 10 दूना 20 अंक आया उसको सही करने के कारण। 10 प्रश्न सही था, 2 नंबर का एक प्रश्न है तो 20 मार्क्स मिला उसको। लेकिन एक प्रश्न गलत कर दिया तो 2 नंबर कटेगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 18 नंबर। ये 18 अंक आपका नेट अंक आया 11 क्वेश्चन बनाने पर। या इवन कहें कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रश्न सही कर देता, एक प्रश्न सही करता, एक प्रश्न उसका सही है और 10 प्रश्न गलत है, 10 प्रश्न गलत है, एक प्रश्न सही और 10 प्रश्न गलत हो गया, तो कितना कटेगा? तो एक प्रश्न सही होगा तो कितना मार्क्स मिलेगा? तो सही मार्क्स के लिए +2 मार्क मिलेगा, और 10 प्रश्न गलत किए तो एक प्रश्न के लिए कितना कट रहा है? 0.2। तो 10 प्रश्न के लिए 2, तो -2 0.2 जो है एक प्रश्न गलत होने पर। 10 प्रश्न गलत होगा तो कितना गलत हो जाएगा कटने वाला? तो 2, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप 10 गलत कर देते हैं और एक सही करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। हम क्यों बता रहे हैं इतना? क्या बताने का वजह है? निगेटिव को कॉन्सेप्चुअली समझ लेना कि निगेटिव का इंपैक्ट कितना। इंपैक्ट इतना ही है कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है एग्जाम। निगेटिव को सोचना ही नहीं कि निगेटिव है। कैसे नहीं सोचना है हम एग्जाम में बताएंगे आगे के क्लास में। आगे जब संडे की पाठशाला और होगी तो हम तैयारी पर जब बात करेंगे तो हम बता देंगे कि इस निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए सरकार ने किया। आप सिंपल सोचें कि 10 प्रश्न गलत है, एक प्रश्न सही है, तो ये 2 नंबर आया, और 10 गलत किए इसलिए 2 नंबर घट गया तो 0 हो गया। तो 10 अगर कोई बनाएगा और किसी भी रूप में बनाएगा तो 10 में तो एक सही हो ही जाएगा। अगर नहीं भी आता तुक्का मार दे 10 तो निश्चित तौर पर उसको 0 नहीं आएगा, 1 मार्क तो आ ही जाएगा। इसलिए निगेटिव का कोई इंपैक्ट इस एग्जाम में नहीं है, ये ध्यान रखना। और निगेटिव से डरना बिल्कुल नहीं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम में
कैसे करना है, क्या मैनेजमेंट होता है, हम फिर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम चर्चा करें। लेकिन यहां पर हमने इतना समझाया डिटेल में, तो इसको समझें। और अब चलें आगे, चलते हैं और चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन। तो निगेटिव का फिर से हम चर्चा करेंगे। हमने कहा था कि जब पिछला बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ तो हम उसके पहले एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले एग्जाम मंत्रा के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहला काम कर लेना है कि आपको क्वालिफाई कर देना है इसमें। अब यहां के बाद जब क्वालिफाई कर गए तो आपको एक गेट पास मिल गया द्वितीय चरण के लिए। और द्वितीय चरण जब शुरू हुआ तो द्वितीय चरण में 2 पेपर आपको एग्जाम देना होगा। मतलब अब द्वितीय चरण में 2 एग्जाम लिया जाएगा, 2 चरण, जिसमें एक पेपर जो होगा हिंदी का होगा, एक पेपर हिंदी का होगा। यहां भी 100 प्रश्न होंगे। पहला पेपर द्वितीय चरण में जो मेंस कहलाता है, पीटी पास करेंगे, मेंस में आ जाएगा। तो मेंस में पहला फेज में हिंदी पूछा जाएगा एक पेपर, और वो 100 प्रश्न का होगा। यहां भी 200 अंक है, तो ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना है कि ये भी क्वालिफाइंग है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। और यहां पर 30% मार्क्स लाना है आपको हिंदी में। मतलब हिंदी में स्कोर नहीं करना, हिंदी में नंबर ले आना है कि जितना मार्क्स आए, मतलब 30% नंबर आना चाहिए। मतलब ये 100 में 30 क्वेश्चन, या ये कहें कि 200 में 60 नंबर आपको आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं पहला हिंदी वाला पेपर में। बहुत आसान है। 30% का हम 50-60% की गारंटी देते हैं, वो आ जाता है। कैसे आता है वो भी हम बताएंगे। तो हिंदी के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं बच्चे कि सर हिंदी क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ने, कैसे करें। अभी मेंस के लिए डेली मेंस वाले बच्चे फोन करते हैं कि सर हिंदी नहीं समझ में आ रहा। तो हिंदी में बिल्कुल डरना नहीं। अब हिंदी बिल्कुल आसान है, 30% नंबर आपको आ जाएगा, ये हम एश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं। कैसे आएगा वो हम प्लान बताएंगे, आप काम करेंगे, आपको आ जाएगा। जब ये क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको दूसरा पेपर होगा मेंस वाला, और वो समान अध्ययन होगा। तो समान अध्ययन देख रहे हैं कि यहां भी प्रथम पेज में समान अध्ययन ही था, 100 क्वेश्चन 200 अंक का। सेम चीज यहां भी है, 100 प्रश्न 200 अंक का। मतलब यहां भी 100 प्रश्न पूछा जाएगा समान अध्ययन का, और 200 अंक होगा। अंतर कितना क्या होगा कि यहां जो करंट अफेयर पूछा था, अब यहां करंट अफेयर नहीं पूछेगा। करंट अफेयर मेंस में नहीं पूछा जाएगा ऑफिशियली, ये यहां पर नहीं है। इतना ही अंतर है पीटी मेंस में। ध्यान रखना है कि यहां पर करंट अफेयर बड़ा रोल अदा कर रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन। यहां पर करंट अफेयर सिलेबस में नहीं है। सरकार ने या बीपीएससी जो आयोग ले रही है, ये पुलिस चयन आयोग जिसको कहते हैं, वो जो ले रही है उसमें गाइडलाइन में करंट अफेयर को शामिल नहीं किया है सिलेबस में। लेकिन हमने कहा उलझाने के लिए यहां मैथ नहीं, लेकिन मैथ पूछ देता। यहां भी नहीं है, लेकिन हो सकता है 2, 4, 5 करंट अफेयर भी आपसे पूछ दिया जाए। तो करंट के लिए भी तैयार रहना, इसको छोड़ना नहीं है। 5 नंबर 1 नंबर आपको फंसा देगा रिजल्ट में, तो ध्यान रखना है। हमने कहा जनरल जब समान अध्ययन लिख दिया तो समान अध्ययन में क्या पूछेगा उसकी मर्जी पर है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफिशियली सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता। और बाकी जब ये नहीं है तो इसके जगह ले लेता है 10 नंबर का यहां मैथ आ जाता है, ऑफिशियली सिलेबस में है, और 10 नंबर का रीजनिंग आ जाता है। ये ध्यान रखना। मतलब करंट अफेयर हटेगा और उसका जगह ये ले लेगा। और बाकी 80 तो यहां है ही। जो समान अध्ययन यहां पूछ रहा है वो जीके जीएस यहां भी आपको पूछा जाएगा, वही 75 से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। 75 से 80 क्वेश्चन ये, और 10 मैथ 10 रीजनिंग, और करंट अफेयर यहां नहीं है ऑफिशियल। अब इसमें 10 में कभी मैथ 15 पूछ देता है, कभी 5 भी पूछता है, तो रीजनिंग 15 कर देगा। उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको एक बेस मैथ का और रीजनिंग का भी रखना है ताकि आप फंसे नहीं। और ये बिल्कुल आसान होता है, बेसिक लेवल के मैथ और बेसिक लेवल के रीजनिंग पूछे जाते हैं, इसलिए डरना नहीं है। एसएससी बैंक वाली बात नहीं है कि मैथ बहुत टफ है, कैसे होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये दोनों आपके रिजल्ट में बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग होता है। जिनको मैथ आता है वो 10 में 10 सही कर देंगे, उनका स्कोर ऊपर चला जाएगा। जिनको मैथ नहीं आता है तो वो जीएस में बहुत अच्छा भी करेंगे, तो मैथ की तरह स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 भी है, तो ये 10 बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है स्कोर को ऊपर ले जाने के लिए। तो मैथ रीजनिंग बहुत आसान होता है, और इस पर कमांड करना आपका
दायित्व है एग्जाम में अगर पास करना चाहते हैं। अब इतना जब हो गया दोनों फेज, जीके जीएस और ये मैथ और रीजनिंग मिला करके मेंस दे दिए, तो मेंस का स्कोर जारी होगा और मेंस का जो स्कोर जारी होगा उसके हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाएगा और कट ऑफ के हिसाब से आपको तृतीय चरण में बुलावा मिलेगा। और तृतीय चरण, अब पढ़ाई की बात खत्म हो गई, अब आपकी शारीरिक ताकत की बात आ गई। कितना बचपन से खाया पिया आपने, माता पिता ने किस रूप में परवरिश किया और कैसे हमने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा, तो यहां पर अब बहुत चैलेंजिंग हो जाता। चैलेंजिंग इसलिए कि ये दोनों सेक्शन से कहीं ज्यादा कठिन है ये सेक्शन। यहां पढ़ना नहीं है, अक्सर होता है कि जो पढ़ते हैं उनका फिजिकल खराब होता है, जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उनका बॉडी का ताकत स्टेमिना कम होता है, जो कम पढ़ते हैं उनके बॉडी का स्टेमिना ज्यादा होता है। ये बैलेंस एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, बढ़िया पढ़ाई करेंगे, उनका शारीरिक ताकत कम होगा, वो ज्यादा फिजिकल काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फिजिकली एक्टिव है उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये दरोगा के एग्जाम में ये दोनों से ज्यादा कठिन सेक्शन ये होता है तृतीय चरण, जिसको फिजिकल कहते हैं। और फिजिकल में भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका दौड़। 3 तरह का फिजिकल है, जिसमें दौड़ है और एक जंप है, और जंप के बाद एक गोला फेंक। तो इतना ही करना होता। तो ये सब सेक्शन आसान है, ऊंची कूद, लंबी कूद और ये गोला फेंक तो कर भी लेते हैं प्रैक्टिस करके। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दौड़ में होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में आपको मार्क्स मिल जाएगा, फिजिकली बुलावा नहीं तो दौड़ करना होगा। और दौड़ पहले गर्ल्स को नहीं करना होता था, लेकिन अब गर्ल्स को भी दौड़ना होता। तो दौड़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन सरकार ने थोड़ा सा आसान कर दिया है दौड़ को पहले से। कि किया क्या है कि यहां पर दौड़ 2 तरह का है, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। क्योंकि शारीरिक रूप से मेल और फीमेल के शरीर का बनावट अलग अलग, और बनावट होने की वजह से शरीर के स्टेमिना के आधार पर सरकार ने भी जो पैमाना रखा है वो मेल और फीमेल का अलग अलग रखा। तो मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना। 1600 मीटर मतलब 1 मील, 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा। और इसके लिए सरकार ने आपको समय दिया है 6 मिनट 30 सेकेंड। ये बॉयज के लिए, मेल के लिए। इसमें आरक्षण नहीं है, SC ST OBC कोई भी, सबको यही करना मेल में। जब फीमेल की बारी आती है तो फीमेल में जो दौड़ना है वो 1000 मीटर दौड़ना, 1 ही किलोमीटर दौड़ना। फीमेल को कितना दौड़ना है? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। और इसके लिए समय दिया है सरकार ने आपको 6 मिनट का। ये आसान है, इसमें कोई टफ नहीं। 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ जाएंगे और मैक्सिमम लड़कियां दौड़ जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना। लेकिन हमने कहा कि इन तीनों में सबसे कठिन सेक्शन यही है, तृतीय चरण। ये तो पढ़कर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली बॉडी को मेंटेन करके रखना और एग्जाम में पास कर जाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और इसीलिए फिजिकल में बहुत ज्यादा लड़के असफल होते हैं। हमारा अनुभव है कि सबसे ज्यादा कोई लड़का छटता है तो यहां पर जाकर छटता, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको इन के बारे में, जब बिहार दरोगा BPSC जो ले रहा है उसमें अगर जाना है तो आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस कर चलना, तभी आपका ये काम देगा। ये कर लिए बहुत मेहनत करके और ये नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने से। तो तैयारी जिस दिन से शुरू करें तो आप फिजिकल का भी ध्यान दें, ध्यान रखना। हम बार बार बैचेज में कहते हैं कि आप जैसे ही बैच ज्वाइन करते हैं तो आप जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ने के साथ साथ फिजिकल का लिए भी ग्राउंड पर चले जाएं। अब क्यों जाना है वो तो बाद में बताएं। तो ये हो गया प्रारूप। आप ये जब पास कर जाएंगे, इसमें यहां ऊंची कूद, लंबी कूद, ऊंचाई और गोला फेंक, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत नॉमिनल है। यहां मेल को 4 फीट कूदना होता है, यहां मेल को यहां 16 फीट कूदना होता है, 12 फीट लंबी कूद में होता है, महिलाओं के लिए 9 फीट होता है। ऊंची कूद में महिलाओं को 3 फीट फानना होता है, मेल को 4 फीट फानना होता है। तो ये सब कोई ज्यादा टफ नहीं है। ऊंचाई एक बड़ा फैक्टर है और ऊंचाई इस एग्जाम के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऊंचाई क्या है कि ऊंचाई का पैमाना
और ऊंचाई का पैमाना जो दिया है सरकार ने खासकर फीमेल के लिए, और फीमेल को ही ध्यान रखना कि फीमेल के लिए पहले जो क्राइटेरिया है उसको घटाया गया है, और इस बार फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर कर दिया गया, मतलब लगभग 5 फीट 1.5 इंच आपका हाइट है, तो आप आसानी से इस दरोगा के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। पहले 160 था, इसको 55 किया गया। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहां फीमेल के लिए 155, और 155 की वजह से ऐसे बहुत सारे गर्ल्स थे जो हमारे पास आते थे, मेरा सर 158 है, 159 है, होगा कि नहीं होगा, दें कि न दें, सरकार घटाएगी कि नहीं घटाएगी, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन पूछे जाते थे। और इसके चलते हम बार बार कहते थे कि सरकार इस पर विचार कर रही है, हो सकता है कि गर्ल्स का हाइट में कमी किया जाए, और सरकार ने इस पर ध्यान दिया और सरकार गर्ल्स के हाइट को कम कर दिया 155। इसलिए ये एक गोल्डन सुनहरा मौका है उन सभी लड़कियों के लिए जिनका हाइट थोड़ा कम था और वो एग्जाम नहीं दे पाते थे। अगर इस एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम मेल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज्यादा फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है ये। और ये एक बड़ा इशू है, 155 सेंटीमीटर हाइट ही खोजा गया है, ध्यान रखना। इसमें रिजर्वेशन नहीं है, ईबीसी, एससी, एसटी, इन सबको फिजिकल में कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं है, बाकी सब में है रिजर्वेशन, वो हम सब चर्चा करेंगे, उसको हम बताएंगे। लेकिन अब यहां ध्यान दें कि ये जो प्रक्रिया है उसमें चयन की प्रक्रिया जब आती है तो यहां ध्यान रखना, हमने कहा कि फाइनल सिलेक्शन कितना का होना है, तो 2213 का फाइनल सिलेक्शन होना। लेकिन यहां पीटी जो होगा, तो पीटी जब देंगे तो पीटी में लगभग 4 से 5 लाख लड़के बैठते हैं। पूरा एग्जाम जब होता है, फॉर्म जब फिलअप होगा तो 4 से 5 लाख लड़के बैठेंगे। अब उसमें से कितना लड़के का पीटी में चयन होगा, तो ध्यान रखना है उसका लगभग 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी। तो 20 गुना रिजल्ट कितना होता है इसका, तो 20 दूनी 40 और ये 2 दूनी 4, तो लगभग कितना हो गया ये, तो लगभग हो गया 45,000 अप्रोक्सीमेटली, मान लेते हैं 45,000 रिजल्ट पीटी में दिया जाए, ये ध्यान रखना। और 45,000 रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसलिए कि अगर कोई बच्चा एवरेज भी तैयारी करे, जो पढ़ाया जाता है उसको सिर्फ फॉलो करे, तो 45,000 रिजल्ट में उसका नाम जरूर शामिल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना है, पीटी में 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, पीटी में जितने बच्चे अपियर होंगे ये सीट का 20 गुना आएगा। अब जब पीटी क्वालिफाई करके मेंस में बैठेंगे तो फिजिकल के लिए सीट का 6 गुना, सीट का 6 गुना कितना होता है, तो 2000 है और 6 गुना 12 करें तो कितना होगा, 6 दूना 12,000 और 6 दूना 12, तो 12 लगभग 13,000 रिजल्ट आएगा। किसके लिए, 13,000 को फिजिकल में बुलाया जाएगा दौड़ के लिए, जिसमें सभी लोग, सभी कैटेगरी के मेल फीमेल शामिल रहेंगे। तो यहां फिजिकल के लिए 13,000 लड़कों का, और इसमें से फाइनली सिलेक्शन 2213 लड़के का होगा। तो इसमें नंबर इसमें आना आसान है और 13,000 में भी आना आसान है, लेकिन 13,000 से इसमें आना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार कि 13,000 लोग जो इसमें दौड़ेंगे यही सबसे बड़ा बाधा है आपके एग्जाम के लिए। बाधा इसलिए है कि इन दोनों को तो हम एश्योर करते हैं कि हर जो गाइडलाइन देंगे उससे आप पीटी मेंस तो जरूर पार कर जाएंगे। अब फिजिकल में आपके बदले तो मैं दौड़ूंगा नहीं जाकर ग्राउंड पर, आपके बदले में कूदूंगा नहीं ग्राउंड पर, कूदना तो आप ही को पड़ेगा और तभी जाकर होगा। तो ये सब तीनों पैटर्न पर ध्यान देकर के आप काम करें। अब यहां तक प्रारूप की बात हो गई, तो थोड़ा सा डेट की भी बात कर लेते हैं। और डेट जो है वो आज से शुरू हो गया फिलअप होने का, मतलब ओपनिंग डेट जो है, स्टार्ट जो किया गया फॉर्म फिलअप करने का, यह स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त मतलब आज ही का दिन है, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। और अंतिम डेट जो है वो स्टॉप जो होगा फॉर्म फिलअप करने का डेट, क्लोजिंग डेट जो होगा वो 24 सितंबर। बड़ा लंबा समय है, 1 महीना से ज्यादा समय दिया है सरकार ने, लेकिन अक्सर हम लोग जो टालने वाला नेचर होता है
कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो इससे बचें। और इससे बच करके फॉर्म भरना ही है। 24 सितंबर को ही भरेंगे तो उतना ही काम करना होगा, उतना ही पैसा देना होगा, उतना ही परेशानी होगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि 24 सितंबर की जगह 20 अगस्त, 25 अगस्त, 16 अगस्त से शुरू हुआ है तो आज ही अगर टाइम है तो आज ही भर दें। तो ऐसा कर लेंगे, परेशानी कम होगी। चूंकि फॉर्म इतना गिरेगा कि अंत में साइबर काम नहीं करने लगता है, नेट हैंग करने लगता है और बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। तो इस चीज से बचे रहें और हड़बड़ी में काम न करें। फॉर्म जब भरें तो ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें कि नाम में कोई स्पेलिंग गलती ना हो, पिता के नाम में कोई गलती ना हो, मदर के नाम में कोई गलती ना हो, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियन आ जाते हैं मेरे पास। जब बैच करने आते थे, सर मेरा ये चीज गलती हो गया, फॉर्म ये गलती होगा, क्या होगा। अब उसके चलते वो परेशान है, तैयारी से पर दिमाग नहीं लग रहा है, उनको तो लग रहा है कि फॉर्म ही गलत हो गया, पढ़े कैसे। तो ऐसा काम ना करें, हड़बड़ा कर फॉर्म ना भरें, बिल्कुल अस्थायी दिमाग से शांत चित्त होकर के फॉर्म भरें और टाइम लेकर जाएं, घंटा 2 घंटा स्पेस टाइम लेकर जाएं साइबर कैफे में जहां भरते हैं, एकदम रिलैक्स होकर के दिमाग ठंडा करके जो डॉक्यूमेंट्स में है वो सब भरें और डाटा बिल्कुल सही दें, कोई भी एरर ना हो। चूंकि एरर हो जाने के बाद शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं, गलती हो गई तो हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बाद में फिर दौड़ते रहेंगे, आयोग के ऑफिस लगाते रहेंगे चक्कर, कुछ नहीं होगा और आपका एग्जाम की तैयारी में ताकत नहीं देगा, क्योंकि आपको दिमाग में साइकोलॉजिकली एक दबाव हो जाएगा कि मेरा तो फॉर्म ही फिलअप गलती हो गया है। ये चीज से बचे। दूसरा, जो रिजर्वेशन वाले हैं, तो रिजर्वेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट करके रखें। ओबीसी में है, ईबीसी में है, एससी एसटी में है, वो सब लोग, या ईडब्ल्यूएस में है, तो सब लोग इस पर ध्यान दें। अब यहां ध्यान देना है कि इसके लिए एक और जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी है आपके लिए, वो है उम्र का निर्धारण। और उम्र का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्र का निर्धारण जो किया गया है वो 1 जनवरी 2020 को काउंट कर रहा है। तो 1 जनवरी 2020 को काउंट करेगा आपका उम्र, मतलब जो उम्र निकालेंगे 1 जनवरी 2020 तक निकालेंगे। और इस दिन होना कितना चाहिए, तो मिनिमम एज सभी के लिए 20 साल है, ये ध्यान रखना है, मिनिमम। तो जिनका भी 20 साल पूरा हो गया है 1 जनवरी 2020 को, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम वाले जो ढूंढते हैं उनको कुछ सोचना नहीं है। जो मैक्सिमम वाले लोग उम्र ढूंढ रहे होंगे वो जान ले कि वो दरोगा क्वालिफाई मैक्सिमम नहीं कर पाए, क्योंकि जो ये है, जब जवान और बच्चा 20 वर्ष का नहीं दौड़ पा रहा है तो 40 वर्ष वाला कैसे दौड़ेगा। तो 40 वर्ष है भी, 42 वर्ष तक दिया है। एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला को 42 वर्ष तक देना है फॉर्म, मैक्सिमम 42 साल उम्र है इसमें। तो सोच सकते हैं कि जब 20 साल वाला नहीं दौड़ पाता है तो 42 साल वाला तो दौड़ने में तो बहुत सारा का दम निकल जाता है ग्राउंड पर, और कई लोगों की जान तक चली जाती है। तो ज्यादा भी जान नहीं लगाना है। ऐसे ही कोरोना काल में सबका सांस फूल रहा, तो सांस को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना वही हम बताएं, क्योंकि योगा का क्लास ड्यू है आपका, और योगा हम बताने वाले हैं बहुत जल्दी, तो बता देंगे। बहुत सारा कमेंट भी आता है कि योगा सर नहीं करवाया, योगा हमको नहीं पता लग रहा है। योगा पर ही चर्चा करेंगे, और योगा आपको इस फिजिकल को क्वालिफाई करने में काफी मदद करेगा, आपके स्टेमिना को बिल्डअप करने में, आपके सांसों को रोकने में काफी मदद करेगा। योगा प्राणायाम क्या करना है, कैसे करना, वो भी हम आपको गाइडलाइन दे दें। तो यही प्रारूप है जो आपको ध्यान रखना। तो डेट को ध्यान रखें, क्लोजिंग डेट, स्टार्टिंग डेट 24 सितंबर तक है, लेकिन आप अगस्त में ही फॉर्म भर लें, सितंबर ना जाने दें। और भरने के साथ एक चीज, कितना चीज बता दिए। तो जब भर दिए फॉर्म, उसके बाद आपका असली तैयारी शुरू होता है कि अब आप युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। सारा चीज पता है, युद्ध का पैटर्न पता है कि कैसे युद्ध लड़ना है। तो अब उस युद्ध के लिए खुद को तैयार करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, तभी आप युद्ध पार कर पाए। युद्ध ही है, क्योंकि आप एक फौजी बनने जा रहे हैं, इंटरनल फौजी, जो आंतरिक देश की सुरक्षा का काम करते हैं। बहुत अच्छा है, गौरवान्वित वाला करने वाला काम है, करेजियस काम है, साहसी काम है, करके खुद पर एक प्राउड फीलिंग होता है, इसलिए इस पर जी जान लगाएं। अब यहां ध्यान दें कि एक स्टेटमेंट में दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम से आसान
और इस एग्जाम से कम समय में दूसरा कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। पहला चीज ध्यान रखना कि इसके अलावा कोई भी एग्जाम देंगे इससे कठिन होगा, ध्यान रखना। इवन के ग्रुप डी देंगे तो भी। दूसरा कि इससे कम समय में मतलब 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर इलेक्शन सब कुछ सही समय पर हो गया, लॉकडाउन की स्थिति ठीक रह गई, सुधार होने लगा, पेशेंट की संख्या कम हो गई, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, तो 6 से 8 महीने में आपकी वर्दी आपके कंधों पर होगा, जो जो क्वालिफाई कर जाए। तो 8 महीने का समय, एक एग्जाम, एक पेपर, जीएस, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। और बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं लाना। कितना नंबर लाना है वो भी हम बता देंगे। और इसलिए ध्यान रखना है कि इससे आसान और इससे कम समय में इतना अच्छा, इतना प्रेस्टिजियस जॉब कोई नहीं होता। बस ध्यान ये रखना है कि आपका अगर फिजिकली एलिजिबल है, हाइट है आपका, ग्रेजुएशन हो चुका है, 20 साल की उम्र हो चुकी है, लंबाई अच्छी है, तो सब कुछ भूल जाएं और इस एग्जाम को अपने दिमाग में बिठा लें और ऐसा लक्ष्य साधें जैसे अर्जुन ने उस पक्षी के आंख पर लक्ष्य साध दिया था और उस आंख को भेद दिया द्रोणाचार्य के कहने पर। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लक्ष्य को साधते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, इसमें नहीं होने का कहीं से कोई चांस ही नहीं। और जिसने भी इस गाइडलाइन को फॉलो किया है वो निश्चित तौर पर क्वालिफाई किया है और आज ट्रेनिंग में हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आज पोस्टिंग करके अपने ड्यूटी को, अपने दायित्व को निभा रहे हैं। उनसे आप मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, आपको यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की मटेरियल, यहाँ के इंस्टीट्यूशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होता। और ये ध्यान रखना है कि हमारा या इस टीम का जो नवजीवन कैंपस है, बात बनाने में हम विश्वास नहीं रखते। हमारा टैगलाइन होता है, हम बात नहीं भविष्य बनाते। जो आज समय है, प्रभाव है, वो हर जगह एक गांव के नुक्कड़ से लेकर देश के संसद तक सिर्फ बातें बनाने का काम चल रहा है, काम नहीं होता है कहीं। बात बना करके चैनल पर व्यू बढ़ा लेना, चैनल पर अपना कमाई कर लेना, पेमेंट कर आगे चैनल को हिट कर लेना, व्यूज बढ़ाना, टीआरपी में ऊपर चले जाना, उसके लिए वो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। तो बात से काम नहीं चलेगा, यहां काम करना पड़ेगा। और काम बोलता है जब आपका रिजल्ट होता है। और रिजल्ट का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने 2-3 बैचेज पिछला कराया है दरोगा का और बहुत अच्छा आउटपुट रिजल्ट है। मतलब जितना लोगों ने तैयारी किया उसमें से मैक्सिमम लोगों ने रिजल्ट दिया है, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल ध्यान देना है, जो विषय चल रहा है, 7 विषय पढ़ना है, किसी को कम ज्यादा नहीं करना है। अभी आपका काम है कि 7 विषय का बैलेंस तैयारी करें, सबका क्वेश्चन पर पकड़ बनाएं। करंट अफेयर आज से मतलब अगस्त के महीने से आपका पूरा कमांड होना चाहिए, जिसके लिए मैं जल्दी ही करंट अफेयर भी शुरू कर दूंगा। काफी ओपिनियन, काफी कमेंट्स भी आया है कि सर करंट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम बहुत जल्दी ही करेंगे, समय का अभाव होता है, कुछ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसकी वजह से कुछ डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो भी शुरू हो जाएगा। अगस्त से अपडेट करके रखना, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक का करंट पूरा कैसे करना है, कितना करना, वो सब बताया जाएगा। दूसरा एक और बात मैं गाइडलाइन के तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार लड़कियों का रिजल्ट 30 नंबर तक में हो गया है, मतलब 30 क्वेश्चन इस फेज में, जो 100 में 30 क्वेश्चन भी सही की हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो 100 में 30 तो ऐसे आ जाएगा बिना पढ़े। तो फिर इससे आसान और क्या हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इससे आसान कोई एग्जाम ही नहीं है। तो सोए नहीं, और सोए हुए ला करके दरोगा नहीं बना सकते। दरोगा के लिए तो जागना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा 24 घंटे। तो आज 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए आपको 6 महीने 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है। दूसरा कि ये जो माहौल है वो भीड़ तंत्र का माहौल है। भारत गणतंत्र है, जनतंत्र है, लेकिन ये भीड़ की वजह से आज जनतंत्र और गणतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया। भीड़ तंत्र का मतलब समझते हैं? भीड़ तंत्र का मतलब होता है कि भीड़ के पीछे भागना, सोचना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना। और जो भीड़ के पीछे चलता है वो कभी इतिहास नहीं बदलता।
जो भीड़ से अलग चलेगा वही इतिहास बदलेगा, ध्यान रखना। वही कुछ कर सकता है, उसी से रिजल्ट हो सकता है। दूसरा बात कि जो सामने वाले की क्षमता है पढ़ने की, वो जैसे पढ़ता है हम भी वैसा ही पढ़ना चाहें तो नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के शरीर के स्टेमिना, उसका दिमाग, उसकी शारीरिक ताकत अलग अलग है और उसको अपने हिसाब से पढ़ाई को एडजस्ट करना होता। और यही आपको सोचना, यही समझना। अब सिंपली सोचें कि कोई एक शेर है और शेर को आपको मारना हो तो क्या करेंगे? बंदूक चलाएंगे, बंदूक से गोली मारेंगे, शेर मर जाएगा। तो ये सोचेंगे कि शेर को तो बंदूक से मारा जा सकता है, तो हर जानवर को मारा जा सकता है। ऐसा नहीं है। अब शेर के सामने एक मच्छर आ जाए, आप गोली मारे, मच्छर को लगेगा ही नहीं, तो मच्छर नहीं शिकार कर सकते आप गोली से। तो फिर मच्छर के लिए क्या करना होगा? एक रैकेट लाना होगा, जो बाजार में मिलता है, इलेक्ट्रिक रैकेट, कि रैकेट मारते हैं तो मच्छर उसमें फंस जाता है। तो उसके लिए अलग हथियार है, इसके लिए अलग हथियार, क्योंकि मच्छर का नेचर अलग है, शेर का नेचर अलग, हमारी स्टेमिना भी अलग अलग है। किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, किसी को साइंस पढ़ने में मजा आता है, किसी को इकोनॉमिक्स समझने में मजा आता है। तो उस हिसाब से उसकी स्टेमिना होती है। किसी का वीक पॉइंट, किसी का स्ट्रांग पॉइंट अलग अलग होता है। कोई रात में रात भर पढ़ सकता है और किसी को रात में आंखें खुलती नहीं, वो दिन ही में पढ़ सकता है। तो एक रात में पढ़ रहा है तो आप भी सोचेंगे हम भी रात ही में पढ़ेंगे, तो आप तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी उस लायक नहीं बना हुआ। तो अपने स्टेमिना को पहचान करके अपना तैयारी करें, अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति के आधार पर काम करें। ऐसा नहीं कि फलना सर के यहां बहुत भीड़ है, वहां पर चल रहा है क्लास, तो हम उसमें जाएंगे तो मेरा भी हो जाएगा। और हमने कहा कि सब मैक्सिमम लोग बातें ही बना रहे हैं, काम पर किसी का ध्यान नहीं। और ये आपको मिल जाएगा जब आप एग्जाम पास हो जाएगा, उस भीड़ से बाहर निकलेंगे, तब आपको फीलिंग होगी कि शायद हम इस भीड़ में नहीं गए होते तो मेरा रिजल्ट निश्चित तौर पर हो जाता और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करते। तो ये ध्यान रखना और इसी रूप में काम करना। तो यही प्रारूप है एग्जाम का। अब इसमें हम एक एक चरण पर बात करेंगे। एक अगला जो हम वीडियो देंगे बिहार दरोगा का, उसमें हम पीटी के प्रिपरेशन पर बात करेंगे कि पीटी में कैसे करना है, किन किन विषय पर कितना ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम आज डिस्कस करना चाहेंगे सबका तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर ये काम नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि फोकस अभी आपका सिर्फ इस एग्जाम को जानना, फॉर्म पहले फिलअप करें जाकर के सबसे पहले, और इसके लिए तैयार है हम सबसे पहले करें, फिजिकल के लिए तैयार है। और इसके लिए भी बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। जिनको आदत लगी है 9 बजे तक सोने की, उनको 5 बजे उठकर दौड़ाएंगे तो नहीं दौड़ेंगे जल्दी, तो आदत बनाना पड़ेगा। और 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। जिनका कोई दौड़ नहीं है तो 8 महीना से पहले वो दौड़ कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा ये तो हम करवा देंगे दोनों, पीटी और मेंस, लेकिन ये हम करवाने आपको साथ में नहीं जाएंगे। और अगर से मेरा होता क्षमता तो वो भी करवा देते। और इसके लिए अलग से एक बैचेज दिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास चलेगा, 2 से 3 घंटे का बैच होगा और 2 से 3 महीने में आपका पूरा पीटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार रहें और हम पूरी तरह से प्रिपरेशन करें, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी होगा। पर डे आपको कुछ क्वेश्चन का एक सेट डिस्कशन के तौर पर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, पहले से क्वेश्चन, और उसका डिस्कशन अगले दिन करा दिया जाएगा, साइंस और आर्ट्स सेक्शन को अलग अलग करके। तो यही था आज की संडे की पाठशाला। आप लोग खुद पर विश्वास रखें और हमारे गाइडलाइन पर विश्वास रखें। आपका काम है जो कहा जाए उसको अक्षरशः पालन करना। अगर आप पालन करते हैं बातों को, यहां के मटेरियल्स को फॉलो करते हैं, बुक को, नोट्स को, क्लासेज को, तो नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगा आपको। शायद इलेक्शन जब हो जाएगा 2020 का, तो इतनी बड़ी वैकेंसी फिर जल्दी नहीं मिलेगी आपको देने के लिए। तो अब समय है, गियर दबाएं, एक्सीलरेटर दें और अपने आप को चार्ज अप करें और एक लंबे और एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होकर काम करने का शुरुआत करें आज से, अभी से। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। पीटी के प्रिपरेशन पर मैं एक अलग से आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना। तो चलिए, जहां रहें स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें और पूरी तरह से मस्त रहें, मस्त एकदम रहें, बिल्कुल भी तनाव को अपने आसपास फटकने ना दें। तो चलिए देश हित के साथ, देश के एकता अखंडता के लिए बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।